देखिए, महासागरीय जल का तापमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कई तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, कई तरीक़ों से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वनस्पतियों को प्रभावित करता है, पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। ठीक ना। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है जलवायु के निर्धारण में भी। जलवायु के निर्धारण में भी महासागरीय जल के तापमान का बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्व है। ठीक, अगर महासागरों का औसत तापमान देखा जाए, महासागरों का जो औसत तापमान होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 26.7 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, तो मान के चलिए कि 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है महासागरों का औसत तापमान होता है। ठीक ना। यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं, जैसे कि वर्ष के कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें महासागरों में क्या होता है कि न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें महासागरों में क्या होता है कि अधिकतम तापमान अंकित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से कि क्या अगस्त ऐसा महीना है, अगस्त माह में, ठीक है, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, अगस्त माह में महासागरों में अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है, तथा फरवरी माह में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है। ठीक ना। अगस्त के महीने में महासागरों का तापमान अधिकतम रहता है, और फरवरी के महीने में महासागरों का तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि जो दैनिक तापांतर होता है, महासागरीय जल के सतह का जो दैनिक तापांतर होता है वह बिल्कुल ही नगण्य होता है। ठीक, नगण्य का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम। महासागरीय जल के सतह का तापमान, ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्या, सतह। ठीक है, और जो पेंदी होती है, ठीक है, जो मैंने बताया था ये होता है क्या, नितल। तो तल या सतह बोले तो एक ही बात है, नितल बोले तो महासागरों के सबसे नीचे वाला भाग। बात समझ में आ रहा है। तो ऊपर का जो महासागरीय सतह है इसका जो तापमान होता है वह दैनिक तापांतर मतलब बिल्कुल नगण्य होता है। दैनिक तापांतर, तापांतर का मतलब, दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि दिन में जो सबसे ऊंचा तापमान अंकित किया जा रहा है वह होता है कब, 2 से 4 बजे के पास, 2 से 4 PM तक तापमान जो है कि अधिकतम होता है, और भोर में 5 बजे 5 AM पर क्या होता है, तापमान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो अधिकतम तापमान दिन का और न्यूनतम तापमान दिन का, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हमें दैनिक तापांतर मिलता है। ठीक ना, बात समझ आ रही। ये चीज़ें हैं। तो वर्ष का दिन का जो है अधिकतम तापमान और जो न्यूनतम तापमान हो, अधिकतम वाले में से न्यूनतम वाले को हम घटा देंगे तो दैनिक तापांतर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि पूरे सौरमंडल में और पृथ्वी पर ऊष्मा और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक ना। तो हमने देखा कि जो सूर्य की किरणें आती हैं तो जल में काफ़ी गहराई तक जो है कि सतह के अंदर विगड़ के माध्यम से जाती हैं, तो जो जल होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन जो भूखंड है, जो स्थल खंड है, वह बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक ना। तो यहाँ से कुछ बातें ऐसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, जिससे तापमान क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है तापमान का वितरण, कि किस तरीके से तापमान जो है कि अलग अलग स्थल खंडों पर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है ना। कुछ बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। क्या, सागरीय सतह का जो तापमान होता है बिल्कुल नगण्य न के बराबर होता है। अधिकतम तापमान अगस्त माह में, न्यूनतम तापमान फरवरी माह में अंकित किया जाता है। ठीक ना। 2 से 4 बजे के बीच में क्या होता है कि दिन में अधिकतम तापमान हम नोट करते हैं। अब 5 AM पर भोर में क्या होता है कि न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है। ठीक ना। ये चीज़ें हैं। महासागरों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। और जो 3 प्रमुख महासागर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों में से सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है, हिंद महासागर का होता है। ठीक ना। किसका होता है, हिंद महासागर का तापमान क्या है, अधिकतम है।
जब तापमान का वितरण हम लोग पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों पर एक नज़र हम लोग डालेंगे कि क्यों और किस प्रकार से ये सब तापमान में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से समझना है, अक्षांशों की जो स्थिति होती है, अक्षांशों की स्थिति के आधार पर, ठीक ना, जो निम्नतम अक्षांश होते हैं, जो निम्न अक्षांश होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो निम्न अक्षांश होते हैं वहाँ पर भाई सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो जो निम्न अक्षांश होगी वहाँ तापमान महासागरों का क्या होगा, अधिक होगा, और जो उच्चतम अक्षांश होंगे वहाँ पर महासागरों का तापमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या सिर्फ अक्षांश पर ही निर्भर करता है? नहीं, बस अक्षांश पर निर्भर नहीं करता। बात समझ आ रही है? तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, सिर्फ अक्षांश पर ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जल एवं स्थल के वितरण में कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। जल एवं स्थल के वितरण में कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई स्थलखंड है और स्थलखंड पर अगर तापमान क्या हो रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है स्थलखंड का, और महासागरों का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो स्थलखंड है, जो ज़मीन है, वहाँ का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो महासागर है वहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे इलाके या ऐसा कोई समुद्री एरिया जो चारों तरफ से क्या हो, स्थलखंडों से घिरा हो, तो वहाँ का तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर जो है कि स्थलखंड का क्या होता है, प्रभाव होता है। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है? इसीलिए जब आप वर्ल्ड मैप उठा करके देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा के पास का तापमान होता है स्थलखंड से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ नहीं होने का, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उनका तापमान क्या होता है, कम होता है। लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 26.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि निम्न अक्षांशों पर तापमान हमें कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या हुआ, निम्न अक्षांशों के पास उतने हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थलखंड हमें देखने को नहीं मिलता है, स्थलखंडों की क्या है, कमी है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो भूखंड हमें बढ़ता हुआ मिलता है, तो मध्य अक्षांशों में तापमान हमें क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए फारस की खाड़ी में जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और लाल सागर का जो तापमान है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, लाल सागर वही है जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में वही लाल सागर है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात क्या है, प्रचलित पौने। कुछ ऐसी पौने हैं जो प्रचलित पौनों का प्रकार हम लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में फिजिकल ज्योग्राफी के पढ़ चुके हैं। तो जो प्रचलित पौने हैं, पौने भी क्या करती हैं, तापमान को बहुत बड़े पैमाने पर महासागरों को प्रभावित करती हैं। ठीक ना? अब देखिए जहाँ पर गर्म हवाएं चलेंगी, गर्म पवन चल रही है, जैसे कि पछुआ पवन, तो पछुआ पवन चलेंगी तो वो क्या करेंगी, वो महासागरों के जो सतह का जो जल होता है उसको भी गर्म कर देती हैं। तो वहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हमें ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक ना? उसके बाद सागरी धाराएं। देखिए सागरी धाराओं का बहुत बड़ा रोल होता है महासागरों के तापमान को प्रभावित करने में। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। तापमान से सामान्यतः क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन आता भी है तो या तो औसत तापक्रम पूछेगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से सागरी धाराओं से क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है ये चीज़ कि कौन सी महासागरी जलधारा गर्म है और कौन सी महासागरी जलधारा ठंडी है। ये बातें ध्यान देना है कि कौन सी महासागरी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है, और कौन सी जलधारा किस जगह से कहाँ तक प्रवाहित हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे अगर हम लेब्राडोर जलधारा की बात करेंगे
तो लैब्राडोर जलधारा क्या है, बहुत ही ठंडी जलधारा है, उत्तरी ध्रुव से चलती है, ठंडा पानी लेके आती है, तो जो आसपास का महासागर का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, उसको भी इतना ठंडा कर देती है कि वहाँ का तापमान हिमांक पे आ जाता है, वो भी जमने लगता है। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? देखिए अभी पश्चिमी हम लोग के यहाँ पछुआ अभी चलेगा तो क्या होगा, गर्मी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वह मध्य एशिया से हवा उठ करके हमारे तरफ चलती है, ठीक ना। तो उधर क्या है, स्थलखंड है, तो उधर से हवा चलती है, इधर तो हमें गर्मी लगती है। लेकिन अगर पूर्वा चलेगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ हम लोग को ठंडा लगता है। पूर्वा चलती है तो मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, मौसम ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ब्लड इतना सर्कुलेशन लोगों का, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो सब उनका ब्लड क्या हो जाता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं होता, तो उनके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, हड्डियां दर्द करने लगती हैं। क्या कारण है उसका, पूर्वा चलने से ठंडगी आती है, ठंडगी आती है तो वो ठंडगी बॉडी को लगती है, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। अब पछुआ चलता है तो क्या होता है भाई, बॉडी गर्म है, ब्लड भी आपका क्या अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें होती हैं। जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, आपके बॉडी में पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। दर्द तभी होता है जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात को हमेशा आप क्या करना है, ध्यान देना है। इसलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज करिए, रामदेव जी कहते हैं कि योगा करिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझनी है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं सागरीय धाराओं को। तो सागरीय धाराओं को अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि महासागरीय जल धाराएँ कौन कौन सी, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तापक्रम से जो क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं से पूछेगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि कौन सी जलधारा कहाँ से निकल के कहाँ जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगी, बताइए किसी जगह का तापमान जो है महासागरों का क्या है कि ध्रुवों के पास में होते हुए भी, ध्रुव के पास में होते हुए भी क्या है, तापमान वहाँ का अधिक है। इसका कारण बताइए। भाई हमने आपको क्या कहा, देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपसे क्या कहा, ये बताया कि निम्न अक्षांशों के पास तापमान भूमध्य रेखा के पास तापमान कम होगा। उसके बाद जब इधर से ऊपर की तरफ उच्च अक्षांश पे बढ़ेंगे तो इस इलाके का तापमान हमें क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। चूँकि ध्रुवों पर बर्फ जमा है तो इस बर्फ के कारण जो इस इलाके का तापमान होगा महासागरों का, ये हमें फिर से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन भाई अब हमें ये बताइए कि कोई ऐसी जलधारा हो जो मध्य अक्षांश से निकल करके यहाँ पर आ रही हो और ये गर्म जलधारा हो, तो आएगी तो इस इलाके के किसी महासागर को या सागर को क्या करेगी, गर्म करेगी ना। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, अच्छा एक बात और आपको ध्यान दीजिए, इसमें और एक चीज़ पूछ सकता है, वो क्या है, हमने भी आपको बताया कि जो स्थान, ठीक ना, जो स्थान क्या होगा, जैसे मान लीजिए भूमध्य सागर, जो स्थान लैंडलॉक होगा, लैंडलॉक का मतलब कि जो भूखंडों से, स्थल भूखंडों से अच्छी तरीके से जो स्थान घिरा होता है, ठीक ना, स्थल भूखंडों से जो स्थान अच्छी तरीके से घिरा होगा वहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सागरों से, महासागरों से जुड़े हैं और घिरे नहीं हैं, फिर भी उनका तापमान ज़्यादा होता है, और वह निम्न अक्षांशों में होते हुए भी, निम्न अक्षांश में है मतलब कि ये उच्च अक्षांश में है, उच्च अक्षांश ध्रुवों के पास में है, फिर भी क्या है, उनका तापमान ज़्यादा है। तो उसका कारण क्या होता है, सागरीय जल का प्रवाह होता है, जो गर्म जलधाराएं चल करके आ जाती हैं और वहाँ के इलाके को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, समझना है और जानना है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में क्या होगा, बना करके रखना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, लवणता। ठीक है, सैलिनिटी, महासागरों की सैलिनिटी हम लोग पढ़ेंगे, लवणता पढ़ेंगे। महासागरों के तापमान को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके, महासागरों की लवणता को। ठीक है, सैलिनिटी को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लवणता आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो लिखिए, सागरीय जल में उपस्थित सागरीय जल, ऐसे लिखिए, सागरीय जल का भार और उसमें उपस्थित पदार्थों के भार के अनुपात को, सागरीय जल का भार और उसमें उपस्थित पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं।
ठीक है। सागरीय जल में उपस्थित पदार्थों के भार को ही क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1000 ग्राम, ठीक है, मतलब कि 1 किलोग्राम हम जल लिए हैं। क्या लिए हैं? 1 किलोग्राम क्या लिए हैं? जल। 1000 ग्राम क्या लिए हैं? जल लिए हैं। और उसमें मान लीजिए कि 35 ग्राम कोई दूसरा पदार्थ निकला, ठीक है, तो उस जल की लवणता कितनी होगी? 35 ग्राम प्रति 1000, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक ना। परसेंटेज, ये प्रतिशत नहीं है। जब हम 100 में लेकर के प्रतिशत निकालेंगे तब न प्रतिशत निकलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अभी हम देखेंगे कि लवणता क्या होती है। अच्छा, ऐसी रेखा जो मानचित्र पर खींची गई हो, समान लवण वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाए, तो उसको बोलते हैं समलवण रेखा, आइसोहेलाइन बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, क्या बोलते हैं? समलवण रेखा, आइसोहेलाइन, ठीक है। उसी तरीके से समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोली जाएगी? समताप रेखा बोली जाएगी, ठीक ना। आइसोथर्म, क्या बोलेंगे उसको? आइसोथर्म, समताप रेखा। यह रेखा क्या होती है कि एक समान, मतलब मान लीजिए किसी जगह का तापमान क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे जगह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इन तीनों स्थानों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? समताप रेखा बोलेंगे। क्लियर? आइसोथर्म बोलेंगे। और अगर किन्हीं जगहों की जो लवणता होती है महासागर की, वो एक समान होती है, तो उनको मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींचेंगे मैप पर, मानचित्र पर, तो उसको क्या बोलेंगे? समलवण रेखा, आइसोहेलाइन बोलेंगे। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो सागरीय लवणता को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना, जिनमें से सबसे पहला वाष्पीकरण, ठीक है। अब हमें बताइए कि अगर साफ पानी हो, ठीक है, जैसे एक गिलास लीजिए और उस गिलास में नमक घोल के आप रख दीजिए, वाष्पीकरण तो जितना उसका मतलब नमकीन वो लग रहा था, जिस प्रकार से उसका टेस्ट था, अगर हम क्या करें कि उसको धूप में रख दें तो आधा पानी उसमें से क्या हो जाए? उड़ जाए। आधा पानी उसमें से भाप बन के चला जाए, वाष्पीकरण हो जाए उसका, तो उसकी लवणता और बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि नमक तो भाप बन के उड़ता नहीं है। उड़ेगा तो बस H2O, वो तो बस पानी उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ेगा। तो नमक उसी में है, पानी कम हो गया, तो उसकी लवणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दुनिया के उन क्षेत्रों में जहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है, वहाँ लवणता कम पाई जाती है। इसीलिए जो अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा के पास के महासागरों में क्या होती है? लवणता कम पाई जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उच्च अक्षांशों में लवणता क्या होती है? अधिक पाई जाती है। लेकिन निम्न अक्षांशों में, जैसे कि भूमध्य रेखा के पास में, लवणता क्या होती है? कम, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? जल का बढ़ जाता है और पानी भाप बन के उड़ता है। एक बात और समझिए, पानी तो भाप बन के उड़ा, तो तब जो लवणता है वो क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए ना। कम क्यों होता है? तो कम इसलिए होता है कि वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, भूमध्य रेखा पर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि उसकी आपूर्ति ताज़े जल की आपूर्ति हो जाती है। बारिश का जल क्या होता है? ताज़ा जल होता है। तो वर्षा के द्वारा ताज़े जल की आपूर्ति होने की वजह से, ठीक है, वाष्पीकरण होते हुए भी भूमध्य रेखा पे क्या होता है? लवणता निम्न पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, ये चीज़। दूसरी बात, नदी के जल का आगमन। जिन क्षेत्रों में नदियां अपने जल को लेकर के जाती हैं और समुद्र में बहा देती हैं, वहाँ का जो लवणता होती है वहाँ का वो कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियाँ ही समुद्रों में लवण लेकर के जाती हैं, लेकिन नदियों में स्वच्छ जल भी होता है, तो नदियों के मुहाने पे क्या होता है? लवणता की कमी पाई जाती है। चाहे गंगा नदी हो, चाहे नाइजर हो, चाहे कांगो हो, कोई भी हो। ठीक है, नदियों के मुहानों पर क्या होता है? कम लवणता पाई जाती है, और फिर बीच सागरों में क्या होता है? अधिक लवणता पाई जाती है। कारण ये है कि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होने की वजह से नदियों के मुहानों पर, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो डेल्टा बनता है, वहाँ पर कम लवणता पाई जाती है। जबकि उससे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा भूमध्य सागर में, वो हिंद महासागर में, तो क्या होगा? वहाँ पे लवणता अधिक पाई जाएगी। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद है वायुदाब तथा वायुदाब दिशा।
वायु दाब होने की वजह से जो जल का प्रवाह होता है कम वायु दाब की तरफ होता है। तो मान लीजिए कि किसी महासागर का जो तापमान था वो क्या हुआ, वो लवणता क्या है, अधिक है, लेकिन वायु दाब की वजह से वह सागरीय जल बह करके दूसरी तरफ चला गया तो वहाँ की लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना भाई। एक जगह लवणता ज़्यादा है, दबाव की वजह से वहाँ का पानी दूसरी जगह चला गया तो वही लवणता वहाँ जा रही तो दूसरी जगह क्या होगा, लवणता बढ़ जाएगी ना, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब लवणता में कुछ तत्व, जो नमक होता है, जो खारा जल होता है, उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, ठीक ना। सबसे ज़्यादा ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, ये चीज़ें पूछेगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो है कि आप पूरा नाम इसका लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। प्रति 1000 ग्राम में 27 ग्राम से ज़्यादा पानी में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और अगर प्रतिशत में इसकी बात करेंगे तो वो होता है 77%, ठीक। फिर उसके बाद होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरे, ये पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर पे, फिर मैग्नीशियम सल्फेट तीसरे नंबर पे, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, 3.807 यानी कि 10.9%। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है 1.658 यानी कि 4.7%। उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे आपका आता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 1.260 यानी कि 3.6%। और फिर आता है पोटेशियम सल्फेट 5वें नंबर पर आपका 0.863 ग्राम, और प्रतिशत में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 2.5% के हिसाब से आता है। ये 5 आप याद रख लेंगे, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, और क्या क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए किस सागर में लवणता ज़्यादा है और किस सागर में लवणता कम है, ठीक है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा ये है कि सबसे ज़्यादा जो लवणता होता है सामान्य से भी ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल सागर की लवणता होती है, ठीक ना। दूसरे नंबर पर फारस की खाड़ी आता है 38% और रूम सागर 37। रूम सागर क्या है, भूमध्य सागर का ही नाम क्या है, रूम सागर है, ठीक। क्लियर हुआ, भूमध्य सागर को रूम सागर बोलते हैं। दूसरा जो सामान्य लवणता होती है, तो महासागरों में कुछ ऐसे भाग हैं जैसे कि कैरिबियन सागर 35 से 36%, बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में 35%, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास 35%। सामान्य से कम लवणता वाले कुछ सागर हैं जैसे कि आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, ओखोस्टक सागर, जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ठीक है। उसमें और भी आपका आएगा, ठीक है, हडसन की खाड़ी आएगी, बहुत कुछ है। याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, याद नाम रख लीजिए उसका, काला सागर। काला सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, ठीक। काला सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। इतनी चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे कहीं से नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें हमने क्या किया है, आपको डिटेल में बता दिया है कि प्रभाव क्या होता है, वाष्पीकरण का प्रभाव क्या होता है, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, नदी के द्वारा जल के आगमन का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु दाब और वायु की दिशा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, सब अच्छे से आपका हो जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर क्या हो रही है, ठंडी जलधारा बह के जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर ठंडी जलधारा बह के कहीं पर जाएगी तो उस स्थान का जो लवणता होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर कहीं पर ठंडी जलधारा बह के किसी स्थान से किसी स्थान पर जा रही है तो उस स्थान की लवणता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो कि काफ़ी कंफ्यूज करता है। वो क्वेश्चन ये है कि बताइए अगर महासागरों में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो लवणता घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है। जैसे हम महासागरों में क्या जाते हैं, तापमान जाते हैं, तो महासागरों में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है। तो उसी के बारे में लवणता से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि अगर हम महासागरों में ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो लवणता घटेगी कि
बढ़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, महासागरों में ऊपर से नीचे जाने पर लवणता घटती है कि बढ़ती है, इसका अभी कोई ठोस इसका कोई सर्वे या कोई ऐसी बात अभी नहीं निकल करके सामने आई है। ठीक है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जितने भी महासागर हैं उन सभी महासागरों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। पता चलेगा कि किसी महासागर के किसी भाग में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर लवणता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और उसके नीचे जाने के बाद घटने लगी और फिर बढ़ने लगी। तो उसी महासागर के दूसरे हिस्से में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर पहले घटी और फिर बाद में बढ़ गई। तो अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, सामान्यतः एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो याद रखना है भूमध्य रेखा के पास, यानी कि निम्न अक्षांशों में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो लवणता बढ़ी हुई मिलती है। बात समझ में आया? भूमध्य रेखा के पास निम्न अक्षांशों में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें लवणता क्या होगी, बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे नहीं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक ना। बाकी निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, उसको छोड़ करके बाकी कहीं पर भी गहराई के मामले में लवणता के बारे में कोई स्पष्ट जो है कि चीज़ देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तापमान भी हो गया, लवणता भी हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय जलधाराएं। ठीक ना, और महासागरीय निक्षेप भी हमें पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे और इसको विस्तृत रूप से क्या करेंगे, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे।